आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आनुवंशिकता और उत्क्रांति से संबंधित 2 वीडियो पहले ही अपलोड किया है। आशा है इन वीडियो के माध्यम से आप आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में भली प्रकार समझ गए होंगे। अपने इस वीडियो में मैं जैव विकास पर डार्विन तथा लैमार्क के सिद्धांत और मानव के क्रमिक विकास पर रोशनी डालूंगी। डार्विन के समकक्ष या उसके पहले के युग में लोगों के बीच में यह धारणा पनप रही थी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव व वनस्पति सब ईश्वर के द्वारा वैसे के वैसे ही बनाकर पृथ्वी पर अवतरित कर दिए गए हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाले डार्विन भी बाइबिल का अध्ययन करते थे और ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया पर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ईश्वर ने किस प्रकार से दुनिया के विभिन्न कोनों में बड़े बड़े जानवर, हाथी, ऊंट, कंगारू, भालू इत्यादि तथा खरगोश और छिपकली जैसे छोटे छोटे या सूक्ष्म जीव जैसे अति सूक्ष्म सजीवों को बनाया है। वो अपनी खोज की प्रक्रिया में लगे हुए थे। उसी समय उनका एक मित्र विश्व सर्वेक्षण जहाज बीगल द्वारा विभिन्न द्वीपों की यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसे एक सहयोगी की आवश्यकता थी। उसने डार्विन के सामने यह प्रस्ताव रखा, जिसे डार्विन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बीगल की यात्रा के दौरान डार्विन ने विभिन्न प्रकार के जलीय तथा थलीय सजीवों के नमूने एकत्रित किए और निरीक्षण करना प्रारंभ किया। इन निरीक्षणों के दौरान डार्विन ने देखा कि नमूनों में जहां थोड़ा अंतर दिखाई देता है, वहीं उनमें कुछ समानता भी दिखाई देती है। यह सब देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और इन सब खोजों की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी और साथ ही ईश्वर ने जीवों को बनाया है, यह धारणा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। डार्विन ने अब और अधिक वनस्पतियों तथा जीवों के नमूने एकत्र करना और उनका अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। विभिन्न द्वीपों पर घूमते हुए जब सन 1832 में अर्जेंटीना के द्वीप पर वो ठहरे हुए थे और वहां पर पाए जाने वाले जीव का मांस भोजन के रूप में ले रहे थे, तो उन्हें उस मांस और डक अर्थात बत्तख के मांस में समानता महसूस हुई। अब उन्होंने अपने रिसर्च का दायरा और बढ़ा दिया। बीगल पर सफर का समय 6 महीने का था, परंतु इन आश्चर्य भरी चीजों को देखकर उन्होंने अपना यह समय और आगे बढ़ा लिया और लगभग पूरे 5 वर्ष तक डार्विन पूरे विश्व में इधर से उधर घूमते रहे और विभिन्न द्वीपों तथा समुद्रों से विभिन्न प्रकार के सजीवों का नमूना एकत्र कर उनका अध्ययन करते रहे। इसी दौरान उन्हें ग्लिप्टिडान नामक प्राणी के जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो डायनासोर से काफी मेल खाता था। समुद्र व टापू पर घूमते घूमते 15 सितंबर 1835 को गलापेगस नामक आइसलैंड में वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के नमूने एकत्र किए। विभिन्न द्वीपों पर पाए जाने वाले कछुए, जिनके ऊपरी कवच का आकार व उनकी कठोरता अलग अलग थी, किसी की गर्दन लंबी थी तो किसी की छोटी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के प्रकार वहां पर मौजूद थे। इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने उस टापू पर अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले पिंच प्रजाति की चिड़ियों की कई वैरायटी देखी।
इसमें बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ कुछ अंतर दिखाई देता था। जैसे गले और शरीर पर धब्बों का पाया जाना। डार्विन ने इसके ऊपर और गहन अध्ययन प्रारंभ किया तो उन्हें पता चला कि बाहर से लगभग समान दिखने वाले इन पिंचों की चोंच में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। उन्होंने इस पिंच प्रजाति के, जिसे कि हम गौरैया चिड़िया का भी नाम दे सकते हैं, उनकी चोंचों की माप किया तो उनको पता चला कि उनकी लंबाई में काफी अंतर है, साथ ही उनकी प्रकृति में भी अंतर पाया जाता है। ये अंतर उनके रहन सहन, आवास और भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात जिस द्वीप पर उनको भोजन के रूप में अनाज प्राप्त था, वहां पर पाए जाने वाली चिड़िया के चोंच कठोर व छोटे होते थे, और जहां पर वे अपने भोजन के लिए फूल या पत्तों पर निर्भर थे, वहां पर उनकी चोंचें समान थी। और जिस जगह पर उन्हें केवल फूलों के रसों पर निर्भर रहना पड़ता था, उन पिंचों की चोंच काफी लंबी होती थी। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न द्वीपों पर पाए जाने वाले विभिन्न सजीवों के नमूनों का अध्ययन किया और बताया कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों में थोड़ी बहुत भिन्नता होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ समानता दिखाई देती है। जैव विकास से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उसमें से डार्विन और लैमार्क का नाम प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम डार्विन के सिद्धांत की बात करेंगे। डार्विन ने विभिन्न अध्ययन व रिसर्च के आधार पर सन 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी और उसमें उत्क्रांति का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः व हजारों वर्षों के कालखंड में विकसित हुई हैं। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है। डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों के नमूने इकट्ठे कर उस पर लगभग 20 वर्षों के रिसर्च के पश्चात बताया कि जो सक्षम होता है वही अस्तित्व को बनाए रखता है और इसके लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लागू होता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक होती हैं। पहला, संतानोत्पत्ति क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में अधिक संख्या में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें भी निम्न कोटि के जंतुओं की प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। उदाहरण के रूप में कुत्ते व बिल्लियों को तो आपने देखा ही होगा कि एक साथ वो 3 से 4 या कभी कभी 7 से 8 बच्चों को भी जन्म देते हैं। अगर हम समुद्री सीप का उदाहरण दें तो एक वर्ष में 6 करोड़ तथा एक मादा स्केरिस अपने पूरे जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। इसी प्रकार एक चौलाई के पौधे में 20 लाख बीज होते हैं। अगर ये सब पूरे के पूरे वयस्क हो जाएं, तो अंदाजा लगाइए कि पृथ्वी पर बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। इतनी बड़ी संख्या में संतानोत्पत्ति के बाद भी यदि आबादी स्थिर है तो उसकी वजह यह है कि अधिकांश जीव वयस्क होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ ही जीवित रहते हैं। दूसरा, जीवन के लिए संघर्ष। जीवों के पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः अधिक संख्या में जंतु या वनस्पतियों के पैदा होते ही उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष होता है।
क्योंकि साधन सीमित होते हैं, तो जो जीतता है वही जीवित रहता है और बाकी समाप्त हो जाते हैं। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला, सजातीय संघर्ष। यह संघर्ष सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। इस संघर्ष में जो जीवित रहता है वो दूसरे रेस में भाग लेता है। दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। इसमें अलग अलग प्रजाति के जो एक ही परिवेश में या एक ही परिवेश से अनुकूलन दिखाते हैं, उनके बीच ये संघर्ष होता है, जैसे सूक्ष्मजीव या वायरस इत्यादि। तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। सजातीय तथा अंतरजातीय संघर्ष के पश्चात जो विजयी होते हैं, अर्थात जो जीवित रह जाते हैं, उन्हें वातावरण से तालमेल बिठाना पड़ता है। जो तालमेल बिठा पाता है वो जीवित रह जाता है, और जो तालमेल नहीं बिठा पाता वह नष्ट हो जाता है। इस तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में उनके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं जो आगे वंशानुगत होते हैं। तीसरा है योग्यतम का चुनाव। जीवन संघर्ष में वो ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और वो अपने अंदर हुए कुछ परिवर्तनों के साथ जीवित रह जाते हैं, और जो प्रकृति के इस परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम दिया। चौथा है विभिन्नताएं। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक सजीव में कुछ न कुछ अंतर होता ही है। केवल जुड़वा बच्चों को छोड़कर थोड़ी बहुत विभिन्नताएं हर सजीव में पाई जाती हैं। एक ही माता पिता के हर एक संतान थोड़ा थोड़ा अलग होती है, और यह विभिन्नता जीवन संघर्ष तथा योग्यतम के चुनाव के पश्चात आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। पांचवा है वातावरणीय अनुकूलन। वातावरण सदैव स्थिर नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में वो ही जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो समाप्त हो जाते हैं। प्राणियों की इसी क्षमता को अनुकूलता कहते हैं। छठवां है नई प्रजातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में अत्यंत विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अर्थात एक नई ही प्रजाति का निर्माण हो जाता है। नई पीढ़ी की संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। पुरानी पीढ़ी कम होते होते समाप्त हो जाते हैं या कहीं पर डार्विन का प्राकृतिक चयन काफी दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में कुछ प्रमुख मुद्दों पर विरोध प्रारंभ हो गया। पहला, डार्विन ने कायिक और जनक कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। इसके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। दूसरा, उत्परिवर्तन अर्थात किसी भी पीढ़ी में जीन के परिवर्तनों के कारण अचानक होने वाले परिवर्तनों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। तीसरा, डार्विनवाद योग्यतम के चुनाव के कारण को तो भली भांति स्पष्ट करता है, किंतु योग्यतम की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट नहीं करता। चौथा, संकर जाति में सम्मिश्रण के पश्चात भी पितृ पीढ़ी के गुणों का प्रभाव कम न होने के कारण को भी स्पष्ट नहीं कर पाता। पांचवा, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद में यह कहा गया कि छोटी छोटी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थापित होकर प्रबल होती हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमें आवश्यकता से अधिक विभिन्नताएं भी आ सकती हैं, जिनके कारण जीवों को लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है, जैसे हिरण के लंबे सींग। छठवां, संयोजक जंतुओं की विलुप्तता के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं की है। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला, जबकि इन अंगों का विकास प्रक्रिया में विशेष महत्व है। आठवां, धीमी गति तथा तीव्र गति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम लैमार्कवाद यानी लैमार्क के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सन 1809 में विकास की व्याख्या की, जिसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव एवं विकास पर वातावरण का अनुकूलित प्रभाव पड़ता है। जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न या आलस्य पर निर्भर करता है। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा। लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव में बदलाव लाता है। दूसरा, अनुकूलन की प्रवृत्ति। सभी जीवधारियों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सभी अनुकूलन का प्रयास करते हैं। जो सफल होते हैं वो जीवित रहते हैं और जो असफल होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है अंगों का उपयोग या अनुपयोग। वातावरण के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जो अंग अधिक से अधिक उपयोग में आते हैं वो विकसित हो जाते हैं, परंतु जिन अंगों का कम से कम उपयोग होता है वो धीरे धीरे उनका ह्रास होने लगता है और वो अवशेषी अंगों की उपस्थिति के रूप में दिखाई देते हैं। विभिन्न सजीवों में अवशेषी अंगों का पाया जाना इसका एक प्रमाण है। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अधिक उपयोग या निरुपयोग से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और संतति में भी उपयोगी तथा निरुपयोगी ये परिवर्तन अधिकाधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं जो पैतृक जीवों से भिन्न नए लक्षण वाले नई जाति का निर्माण करते हैं। लैमार्कवाद के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम जिराफ के बारे में बातें करेंगे। जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने वाला प्राणी है। इसके लिए उसकी गर्दन तथा आगे की टांगे काफी लंबे होते हैं, परंतु ये पहले ऐसे नहीं थे। इनके पूर्वज छोटी गर्दन तथा छोटी कद के होते थे और अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। वहां पर जमीन में उगी घास फूस खाकर अपना जीवन जीते थे। जलवायु के शुष्क होने तथा मैदान की घास फूस समाप्त हो जाने के कारण उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें
अपने टांगों को ऊपर उचकाकर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ा। अतः गर्दन व आगे की टांगे लंबी होने लगी, जिसका परिणाम आज का जिराफ हमारे सामने है। दूसरा, सांप। दूसरा उदाहरण लैमार्क ने सांपों का दिया। इसके अनुसार सांप में पहले टांगे पाई जाती थी। सांप में टांगों का गायब होना वातावरण के प्रभाव के कारण है। सांपों के लंबे शरीर के झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगे बाधा उत्पन्न करती थी। अतः ये धीरे धीरे छोटी होती गई तथा हजारों पीढ़ियों के पश्चात पूर्णतः लुप्त हो गई। इसी प्रकार शुतुरमुर्ग और ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न आने के कारण कमजोर हो गए और हंस तथा बत्तखों के पैर पानी में रहने के कारण तैरने योग्य हो गए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताओं इस स्वरूप की होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो गए। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या लैमार्कवाद का सिद्धांत कहलाया। अब हम लैमार्कवाद की कुछ आलोचना पे भी ध्यान देंगे। विशेषताओं के साथ साथ उसमें कुछ कमियां भी आ ही जाती हैं। तो पहला, लैमार्कवाद की क्या कमी थी? निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं, परंतु पहलवान के पुत्र में ये पेशियां लक्षित नहीं होती हैं। दूसरा, इसी प्रकार नेत्र विहीन माता पिता की संतानें नेत्र विहीन नहीं होती हैं। चीन में बालिकाओं को लोहे के जूते पहनाकर उनके पैरों को छोटा रखने का प्रयास किया जाता है, परंतु अगली पीढ़ी में उनके पैर सामान्य होते हैं। चौथा, युद्ध के दौरान यदि किसी सैनिक का अंग नष्ट हो जाए तो संतान में वह अंग सामान्य अवस्था में होता है। पांचवा, भारत में बालिकाओं के नाक और कान छिद्र करने की प्रथा बहुत पुरानी है, फिर भी अगले जन्म या ये कहें कि आगे आने वाली पीढ़ी में नाक और कान में छिद्र नहीं होते हैं। जाति उद्भव। प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों के निर्माण यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। उनका आहार, विहार, प्रजनन क्षमता, समागम काल आदि भिन्न होता है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती हैं, परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। साथ ही भौगोलिक तथा पुनरुत्पादकीय बदलाव भी जिम्मेदार होता है। सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादकीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन या जात उद्भीवन हो जाता है। अब हम मानवीय उत्क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। उत्क्रांति के कारण उत्पन्न सरल एक कोशिकीय सजीवों से लेकर आज तक के ज्ञात सभी जैव विविधताओं का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ता है। मानव वंश की शुरुआत को संक्षिप्त रूप में आकृति के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर नष्ट हुआ, उस समय बंदर के जैसे दिखाई देने वाले प्राणी या उससे भी अधिक प्राचीन थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूनार के जैसे दिखने वाले प्राणी विकसित हुए होंगे। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ नष्ट हो गई। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर विकसित हुआ।
हाथों के पंजों में सुधार हुआ और एप्स जैसे प्राणी बने। आगे चलकर ये एप्स जैसे अर्थात एपीकीय प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुंचे और अंत में गिबन तथा ओरंगुटान में आकर रूपांतरण हुआ। बाकी बचे हुए एप्स जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी रूप से बस गए। लगभग 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपैंजी तथा गोरिल्लों का उदय हुआ। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एप्स की कुछ प्रजातियों का विकास अलग रूप में होता हुआ दिखाई दिया। अन्न ग्रहण करने तथा अन्य कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा। शुष्क वातावरण तथा जंगलों के नष्ट होने के कारण ये एप्स जैसे प्राणी पेड़ों से नीचे उतरे। अब इनके कमर की हड्डियों का विकास हुआ और ये घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हाथों का उपयोग करने वाले तथा सीधे खड़े रहने वाले मानव सदस्य प्राणी अस्तित्व में आए। पूर्व अफ्रीका में रामापिथेकस नाम के एप्स विकसित हुए। आगे चलकर यही एप्स आकार में बड़ा हुआ और अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के ऑस्ट्रालोपिथेकस एप्स का विकास हुआ और करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदस्य प्राणी की रचना मानव अर्थात होमो इस प्रजाति के सदस्य यानी अपने करीबी जैसे दिखाई देने वाले कुशल मानव तैयार हुए और करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया के भाग में रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मानव का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में विकास होता रहा तथा अब उन्होंने अग्नि के उपयोग को भी खोज निकाला था। करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव होमो सेपियंस वर्ग का सदस्य मानने योग्य तैयार हो चुका था। बुद्धिमान मानव वर्ग का पहला उदाहरण लिंडरथाल को माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व कोमैग्नन मानव अस्तित्व में आया तथा उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा और तीव्र गति से परिलक्षित होने लगा। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों को झुंड में पालने लगा और बस्तियों का निर्माण भी करने लगा। यहीं से संस्कृति के विकास का प्रारंभ हुआ। करीब करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का भी विकास हो चुका था। लिखने की कला के विकास के पश्चात लिखित इतिहास प्राप्त होने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ और 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। आज भी मानव वंश के उद्गम की खोज जारी है। मैंने अपने 3 वीडियो के माध्यम से आनुवांशिकता, उत्क्रांति और मानव के क्रमिक विकास को स्पष्ट किया है। अगर आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करें और इन तीनों वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि मानव के क्रमिक विकास और आनुवांशिकता और उत्क्रांति के बारे में आपका ज्ञान स्पष्ट हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।